हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th की एनसीईआरटी जो साइंस की थी उसका हम चैप्टर 3 चैप्टर्स देख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अपव्यय एवं समीकरण। सेकंड था हमने देखा अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा है धातु एवं अधातु। यहाँ तक हम देख चुके हैं। फोर्थ चैप्टर आज हम इसका स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर अगर बाकी चार में देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ में इसका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का एक पार्ट हो जाता है, जो कि एक तिहाई हिस्सा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कार्बन के बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने बताया कि ये मेनली कार्बन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कार्बन और उसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो इनको मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। सबसे पहले मैं इसमें हम पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा संयोजकता क्या होती है। संयोजकता मतलब वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं छोटे से छोटे शब्दों में बोलूं तो बोलूंगा कि बंध बनाने की क्षमता को बोलते हैं संयोजकता। लेकिन ये बहुत ही कन्विंसिंग एक उदाहरण नहीं है। बंध बनाने की क्षमता क्या होती है? बंध तो आयनिक बंध भी बनते हैं, तो उसमें संयोजकता का मतलब क्या होता है? ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, उसमें क्या होता है संयोजकता का मतलब। ठीक है, तो अगर जैसे पिछली क्लास में हमने अष्टक नियम पढ़ा था। अष्टक नियम क्या होता था? देखो, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अष्टक नियम होता था कि कोई भी परमाणु, कोई भी एटम परमाणु, वो वो जो है नोबेल गैस, कोई भी परमाणु, इसको हिंदी में लिख देता हूँ। कोई भी परमाणु अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का जो विन्यास है, अक्रिय गैस का विन्यास, ये पर्याप्त करने की कोशिश करता है कोई भी परमाणु है। ठीक है, जैसे हमने सोडियम देखा था, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ बना देता है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा था कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 8 7 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या करता है, ये क्लोरीन माइनस नहीं, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन माइनस बना लेता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अष्टक नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अष्टक नियम फॉलो करते हैं। तो जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको, या कितने वो त्याग सकता है, इन दोनों को वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी अगर बोलें तो एक बोल सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही सोडियम तो मतलब आयनिक बंध बनाता है, तो उसमें वैलेंसी का कोई खास मतलब होता नहीं है। लेकिन अगर सोडियम की वैलेंसी का मतलब समझें तो वैलेंसी एक होती है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्लोरीन की वैलेंसी ऐसे एक होती है। ठीक है, कार्बन पे आते हैं, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2 और 4। इसका अगर लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, तो ये जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो देना का प्रयास करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी देने का प्रयास करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो भी देने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, दो नहीं है इसमें, एक्चुअली 6 हैं। ये 2 लेने का प्रयास करेगा, और इसमें जो बेसिकली 5 हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा नाइट्रोजन। 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये 8 बना लेगा। ठीक है, और कार्बन जो है इसका, अच्छा इसकी वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। संयोजकता कितनी है? 4।
लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी 8 पूरा कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी अष्टक पूरा कर सकता है अपना, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दो दो तरीके हैं इसके पास स्टेबल होने के, 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी और 4 इलेक्ट्रॉन दे के भी। तो अब आप देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी होती है, ठीक है। इसका परीक्षण कैसे करेंगे और इनमें इनको जानने पे कौन सा उत्पाद होगा या फिर इनकी पुष्टि करने के लिए कौन सा परीक्षण को आप जानते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो भूपर्पटी क्रस्ट जिसको बोलते हैं और वायुमंडल एटमॉस्फेयर, इन दोनों में बहुत ही अल्प मात्रा में कार्बन है, बहुत कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है। जैसे हमने नाइट्रोजन देखा था, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। लेकिन अगर कार्बन की मात्रा देखें तो बहुत कम है, बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है। क्रस्ट में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन उपस्थित होता है। जैसे कार्बोनेट क्या होता है, CaO3, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसमें भी कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाई कार्बोनेट HCO3, हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसमें भी कार्बन है। कोयला तो कार्बन होता ही है, ठीक है। पेट्रोलियम में भी कार्बन होता है। तो ये जो सब मिला के अगर पूरा देखें तो 0.02% ही कार्बन है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 0.02% ही कार्बन है मेरे हमारे पास, मतलब, ठीक है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। तो देखो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसमें भी कार्बन है। और 0.02% है जो हमारी भूपर्पटी या क्रस्ट में जो खनिज मिलते हैं, ये सब जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम, इनमें केवल 0.02%, या तो 100 रुपए में से 2 पैसा। आप सोच रहे हो, 100 रुपए में से सिर्फ 2 पैसा, 1 रुपए भी नहीं, 20 पैसे भी नहीं, 10 पैसे भी नहीं, सिर्फ 2 पैसा, एक, तो इतना कार्बन है बस, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन में आबंधन, मतलब बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्डिंग, उसमें सहसंयोजी बंध बनते हैं, कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तो ये क्या होता है सहसंयोजी, तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने आयनिक बंध पढ़ा था, ठीक है। सहसंयोजी बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बंध में हमने पढ़ा था कि कोई भी, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से त्याग देता है और सोडियम प्लस बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन को क्या करता है, Cl- बना देता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया आयनिक बंध की बात, लेकिन सहसंयोजी, जैसे कि नाम से ही पता है, सहसंयोजी, साथी, साथी बाराती, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि सहसंयोजी बंध में होता है इलेक्ट्रॉन का साझा, ठीक है। बोलते हैं यार एक काम कर, तू मुझे मत दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, बस दोनों साझा कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक दुकानदार है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, इसके पास एक टी शर्ट है, ठीक है। और आप हैं यहाँ पे, अब आपको टी शर्ट की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पैसे देके ये टी शर्ट खरीद लेंगे। तो अब इसमें ये दुकानदार आपको आके अगले दिन ये थोड़े बोल पाएगा कि भैया नहीं नहीं नहीं, टी शर्ट मेरी है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये इसमें ट्रांजेक्शन होता है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन, मतलब टी शर्ट आपकी हो गई, वो आपने पैसे दिए, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक बंध की बात। लेकिन अगर हम सहसंयोजी बंध की बात करें तो उसमें क्या होगा, एक दोस्त है, ठीक है, ए मान लो, एक दोस्त है बी मान लो, ठीक है। अब ए और बी दोस्त हैं दोनों, इन दोनों ने बोला कि भैया मेरे पास 300 रुपए हैं, इसने बोला कि मेरे पास 200 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है। तो अब टी शर्ट है 500 की, तो इसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम साझे में टी शर्ट ले लेते हैं ना, तुम्हारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, तुम भी पहन लेना, मेरी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, मैं भी पहन लूंगा। तो जब दोनों का काम बन जाता है, ऐसी बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, साझा। इसमें इसमें जो शब्द याद रखना है वो है साझा। और आयनिक बंध में ट्रांसफर,
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब आयनिक यौगिकों में मैंने आपको बताया था गलनांक और क्वथनांक बहुत हाई होते हैं, 1000-2000 के आसपास होते थे, हमने देखा था ना, 1000-2000 केल्विन। मैंने बताया था आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1000 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन विलेन, और ये विलेन में बहुत ज्यादा विद्युत का चालन करते हैं, विलेन में डालने से ही आयन दे देते हैं, Na+ आयन और Cl- आयन, और विद्युत का चालन करने लगते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो भी बॉन्ड होगा अगर वो जितना भी मजबूत है, दोस्ती, अगर बॉन्डिंग, दोस्ती, फ्रेंडशिप जितनी स्ट्रांग होगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा लगेगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी मेहनत लगेगी, और उतना ही तापमान बढ़ेगा। भाई ऊर्जा देते रहोगे तो तापमान उतना बढ़ेगा। तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक मैंने बताया था, एक तापमान ही होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे ये मेल्ट करने लगता है, जैसे मान लो बर्फ है, उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे 0 से प्लस करते हैं, गलने लगता है। अब जैसे मैं आप कह रहा हूँ ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक, जिसमें ये बॉयल करने लगता है, जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल बॉयल कर उबलने लगता है, ठीक है। तो ये गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, ये तापमान ही होते हैं बेसिकली। और ये तापमान, जितना बंध मजबूत होगा उसका तापमान उतना ज्यादा जरूरत पड़ेगी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि जो अब ये कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते अच्छे, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ग्रेफाइट जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। जिसे अब ये याद कैसे रखेंगे, हमारे पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल में जो लीड होती है काली कलर की लीड, जिससे हम लिखते हैं ऐसे, तो ये जो होता है, ये काले कलर का, ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट, तो इसको अपन को कभी इलेक्ट्रिसिटी से चेक नहीं करना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है, करंट लग सकता है आपको इससे, तो इससे कभी बटन बंद करने की कोशिश मत करिए। तो सिर्फ ये, अब ये भी ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन ही है। तो कार्बन की यौगिक वैसे तो चालक नहीं होते, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे एसिटिक एसिड। ये फार्मूला आप थोड़ा सा ध्यान में रखना तो अच्छा रहेगा। क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है। इथेनॉल, एथेनॉल CH2 CH3 CH2OH, मीथेन, ये CH4, ठीक है। इन सबका क्वथनांक देखो बहुत कम होता है, 300 से नीचे ही होता है सबका, ठीक है, गलनांक, और क्वथनांक 400 से नीचे होता है, ठीक है। तो 300-400, रासायनिक बंध में वहां पे कहा 1000-2000-1500 होते थे, ठीक है। तो ये गलनांक, इनका क्वथनांक बहुत कम होता है उनकी तुलना में, आयनिक तुलना, क्योंकि इनका, अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इनके बंध उतने मजबूत नहीं। तो इन परमाणुओं के आकर्षण जो होता है, बल होता है जो, वो उतना आकर्षक बल नहीं है जितना आयनिक कंपाउंड है। आयनिक बल बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसमें भैया ट्रांजेक्शन फुल हो जाता है, ठीक है। इसमें साझा वाझा की बात नहीं है। साझा में, अब जैसे साझा में क्या होगा, भाई मुझे टी शर्ट की जरूरत पड़ी और दोस्त को भी पड़ गई टी शर्ट, तो कौन पहनेगा, नहीं पता। तो ये बॉन्डिंग उतनी मजबूत नहीं होती है साझे की, ठीक है। साझे का सौदा इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन आयनिक बंध बहुत मजबूत होता है। तो अधिकांशतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और इसको क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें अगर जल में घोलें तो इसमें कोई आयन उत्पन्न नहीं होता जल में घोलने से। आ रही बात समझ में। अब नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि, नाइन्थ में क्या, अभी भी पढ़ा हमने, संयोजक क्षमता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ये हमने देखा कि बाहरी जितने इलेक्ट्रॉन ले सके या जितने इलेक्ट्रॉन दे सके। और कार्बन परमाणु संख्या 6 है, मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया, 1s2 2p2। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एल कोश में, के और एल। तो एल कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे के भी 8 पूरा कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के भी अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें देखिए, अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं देने के लिए, और 4 इसके पास स्पेस है लेने के लिए, 4 गड्ढे हैं, ठीक है, भरने के लिए। अब बाहरी कोश में जिसका उत्कृष्ट विन्यास करने के लिए मैंने आपको बताया, 4 इलेक्ट्रॉन देके 4 इलेक्ट्रॉन लेके बाहरी कोश में लूज और गेन, या तो खो देगा या फिर प्राप्त करेगा। ह्रास मतलब ये लूज, और गेन मतलब प्राप्त करके, ठीक है। कार, और इसके बाद देखते हैं इन इन चीजों का मतलब क्या है, ठीक है। इन चीजों का मतलब ये है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले तो वो ऋणायन बना लेगा, कार्बन के पास -4 हो जाएगा, इसके पास। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे होगा, 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। कार्बन में 6 पहले से थे, 4 और आ गए, -4। तो 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अष्टक पूरा हो गया, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 6 प्रोटॉन है इसमें, है ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 प्रोटॉन हो गए और अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन नाभिक, मैंने एक सेकंड कंफ्यूज मत, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नाभिक है परमाणु का और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं बाहरी ये कक्षाओं में, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरह से मान लो इसको खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन को, भागने ना पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं लेकिन ये प्रोटॉन खींच के रखता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आपको बस इतना समझ के रखना है कि प्रोटॉन ही होता है, नाभिक ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, नहीं तो भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब प्रोटॉन है 6, प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारे 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, 4 इलेक्ट्रॉन खो दे तो कार्बन क्या बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद +4 बनाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 खो गए, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही बचेगा। लेकिन 6 प्रोटॉन है नाभिक में और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारे भारी पड़ जाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पे नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो इसमें अगर धनायन बनाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बनाने को बना सकता है धनायन भी और ऋणायन भी, लेकिन इसमें क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, भाई ये खींच के रखेगा, जाने ही नहीं देगा, बोले। जैसे मान लो किसी के पास मान लो 6 रुपए हैं, पहला रुपया लोगे तो बोलेगा कि कोई बात नहीं, चलो ले लिया। दूसरा लोगे कहेगा कोई बात नहीं, तीसरा लोगे तो बोलेगा कि भाई बस अब नहीं दे सकता। चौथा जब लोगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बोले वो मतलब छीना झपटी करेगा कि यार अब 2 ही रुपए बचे मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल होता है जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मतलब किसी के ऊपर एक बोझ रख दो, मान लो कि एक ईंट रख दिया, ठीक है, तो बोलेगा कोई बात नहीं। किसी के सर पे दूसरा ईंट रखो, कोई बात नहीं। तीसरा रखोगे, कोई बात नहीं। जब चौथा रखोगे तो बोलेगा भाई बस करो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों पॉइंट को। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, मैंने आपको बताया कार्बन करते हैं। अब जिन इलेक्ट्रॉन, अब कौन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी करेंगे। जैसे कार्बन के पास है तो वैसे, अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ये काम का नहीं आपके, ठीक है, ये 12th में है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी में है, एक सेकंड, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p2। तो ये हो गया। वैसे आपका काम का बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भेज के यहाँ पे भेज देता है ऊपर, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इस तरह से हो जाता है। अब इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की बची है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं या चारों भेज सकता है, जा सकता है। तो जब साझेदारी करते हैं तो ये साझेदारी में जो मेरे कहने का जो मतलब ये है कि 1s2 2s2 2p2 है, तो इसमें ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो 4 हैं यही बस साझेदारी में भाग लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है इनर कोश से, ठीक है। और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं। तो अब जैसे हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के सबसे करीब में जो नोबल गैस होती है वो है हीलियम, उत्कृष्ट गैस। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो कार्बन हाइड्रोजन क्या करेगा, हीलियम की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों बोलेगा कि भाई तू एक मुझे दे दे और मैं एक तुझे दे देता हूँ, तो ये दोनों कर लिए साझा। तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब
आगे का मतलब कि साझे का ही है, लेकिन है तो मतलब उसके ही संपर्क में है ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बंध बन जाता है, जो कि एक रेखा से दर्शाते हैं कि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना हुआ। सहसंयोजक बंध को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब तो इसको लिखते जब हैं तो कैसे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फिगर में भी बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पहले से था, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके साझा कर लिए, तो हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये साझे के इलेक्ट्रॉन है दोनों, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनमें जो बंध बना है वो बंध को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो दे रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। एक ही बंध है तो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में कितने, 17 परमाणु हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसको भी डिवाइड करें तो ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। M अगर बाहरी कोश में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए एक, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन अपने तो रखेगा, एक दूसरे क्लोरीन का ले लेगा, तो इसके पास 8 हो गए। अब दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर साझा हो रहा है तो दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो एकल बंध बनेगा। तो क्लोरीन क्लोरीन एकल बंध हो गया, तो ये Cl2 अणु का निर्माण हो गया, ठीक है। एक अणु बन गया, द्विपरमाणुक अणु। द्विपरमाणुक अणु Cl2 का निर्माण हो गया, द्विपरमाणु है ना, दो परमाणु है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से बंध बनते हैं। बंधों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी में मैंने बताया सिर्फ बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण और देखते हैं, ऑक्सीजन का उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, इसके एल कोश में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो इसका अगर देखें तो इस तरह से 2 और 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जरूरत है, तभी 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन के पहले से हैं, तो 4 तो इधर रख ही लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना कर देता है साझा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका आ जाता है। तो इसके पास दो टोटल कितने हो गए, 2, 2 4 पहले से थे, और 6 पहले से थे, और 2 या और आ गए, तो 8 हो गए। ऐसे दूसरे ही ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसका जो ऑक्सीजन दूसरा है वो अगर साझेदारी करता है 2 इलेक्ट्रॉन से तो इसके भी 8 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो उसका दो डबल बॉन्ड बनेगा, दो द्विबंध बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक इलेक्ट्रॉन से एकल बंध, डबल इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, ठीक है। अब एक जल के अणु देखते हैं। जल का अणु आपने सुना ही होगा इतनी बार, H2O। H2O होता क्या है, H2O H2O होता क्या है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। वो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, दूसरा हाइड्रोजन बोलेगा एक मेरे पास भी है, ठीक है। इसने भी अपना हाथ खड़ा किया, इसने भी अपना हाथ खड़ा किया कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन है, चलो एक काम करते हैं, बंद बनाते हैं, आज संडे है, आज कोई काम नहीं है, बंद बना देते हैं, ठीक है। तो बंद इसने बना दिया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, तो इसके तो 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन बोलेगा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, उसने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो एक, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब देखो ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तो ये एकल बंध यहाँ बनेगा। ऐसे ही इस लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास, बाएं तरफ का जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का एकल बंध इधर इस हाइड्रोजन से बनाएगा, एकल बंध इधर बनाएगा। कितने हाइड्रोजन है, दो, तो H2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, वो H2O लिखते हैं। तो H2O में बंध आपको इस तरह से बनता है, दिख गया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है। अब ऐसे ही नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। तो 7 परमाणु क्रमांक है, इसका ऐसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में हुए, 5 हुए, चाहिए कितने, 3। तो क्या करेगा, बोलेगा दूसरे नाइट्रोजन को कि भाई 5 रुपए मेरे पास है, 3 रुपए दो, तो एक आइसक्रीम खरीदूं और दोनों खा लेंगे साझे की, ठीक है।
ये नाइट्रोजन बोलेगा कि ठीक है, तू भी एक काम कर बेटा, मेरे पास भी 5 ही हैं, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मेरे पास भी 5 रुपए हैं, तू 3 रुपए दे, मैं आइसक्रीम खरीद के खा लूं। अंत में फैसला ये होगा कि भाई आइसक्रीम तो आएगी, साझे की आएगी, दोनों खाएंगे। ठीक है। तो ये देखो, इसको नाइट्रोजन था, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, दो तो इधर रखेगा ही, 3 से साझेदारी होती है। ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, ये साझेदारी होकर 5 और 3 8 बना लेगा। देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर से भी 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, तो लेकिन ठीक है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड बन गए। ठीक है। इन इन बंधों को जो बनते हैं, जैसे कि हमने देखा, एक सेकंड, हमने देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बने एकल बंध, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बने डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बने ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इन सब बंधों को बोलते हैं सहभागी बंध। ठीक है। इन सहभागी युग्म, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं सहभागी युग्म। ठीक है। इसको और बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। ये आयनिक बंध से डिफरेंट होते हैं। जैसे अब अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। अमोनिया का सूत्र NH3। NH3 में कैसे बनेंगे बंध, NH3 में, अब देखो नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया आपको बाहरी क्वेश्चन, तो दो तो इधर रख लेगा, बोलेगा भाई 3 से साझा करना है मुझे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे और चाहिए, तो 3 से साझा करना। हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई तू टेंशन मत ले, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन बोलेगा 1 रुपए मेरे पास भी पड़े हैं, आइसक्रीम खानी है ना, 8 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है, तो बोलेगा कि भाई 5 तो मेरे पास है, 1 1 रुपए तुम लगा दो, तो आइसक्रीम आ जाएगी। अब तुम 1 1 लगाओगे तो तुम्हें भी 1 1 ही मिलेगा। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 रुपए इसके लगाएंगे, तो ये ज्यादा आइसक्रीम खाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। हाइड्रोजन बोलेगा कोई बात नहीं, मेरा 1 1 रुपए लो तुम। ये बोलेगा 1 रुपए लेके, इसको 1 रुपए उसने एक्सचेंज रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो ये इसने एक बंद बना दिया। बीच वाले हाइड्रोजन ने, इसने भी एक बंद बना लिया। ऐसे ही राइट, जो दाएं तरफ है, इसने भी एक बंद बना लिया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें, तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो नाइट्रोजन का ये बना है बंद, ये देखो, तो 5 तो पहले से थे, 1 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। तो इस बंध को अगर दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाते हैं, देखो एक बंद इधर, एक इधर, एक इधर, तो NH3, NH3 अमोनिया बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने हमें दे रखा है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन क्या है, कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन है ना इसमें, इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, जैसे बायोगैस, संपीड़ित गैस। अच्छा, संपीड़ित गैस CNG जो बहुत दिल्ली में बहुत यूज होता है। ठीक है। दिल्ली में ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता, गाड़ी बैन है उनकी। 10 साल से ऊपर की जो डीजल की गाड़ी है वो बैन है दिल्ली में। ठीक है। यहाँ पे CNG चलती है, CNG पोल्यूशन कम करता है, पोल्यूशन घटाने के लिए CNG का प्रयोग हो रहा है पिछले कई सालों से। CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे आपने LPG देखा है, LPG सिलेंडर जो घर में यूज होता है सिलेंडर, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो LPG जैसा ही सिलेंडर इसमें भी आता है, CNG जिससे गाड़ियां चलती हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें होता क्या है, मीथेन ही होता है। मीथेन को जला के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे बायोगैस जो होता है, ये बहुत पहले होता था, गाँव में मिलेगा कहीं बायोगैस। बायोगैस का दूसरे तरीके से यूज करते हैं उसको, जो टंकी होती है। आप पता करके बताना, आप अपने गांव या फिर अपने घर के आसपास किसी से पता करना कि बायोगैस क्या होता है, और उसका अभी इस समय यूज क्या हो रहा है, क्योंकि बायोगैस सब उस फॉर्म में यूज नहीं होता, किसी और फॉर्म में होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन की संयुक्ता हमने देखा था एक है, क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको एक या तो दे दो या उससे एक ले लो। संयुक्ता कितनी है हाइड्रोजन की, एक। कार्बन की संयुक्ता 4 है, इसको चतुसंयोजक बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है। टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, 4 संयुक्ता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। अब ये देखो मीथेन बना, मीथेन कैसे बना इसको आप समझिए। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से लिख दिया 4 इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए इसके चारों यहाँ पे। हाइड्रोजन का, कार्बन क्या करेगा, इन सबके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, साझा करेगा इन सबसे। तो 4 हाइड्रोजन से साझा किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके और आ गए, तो टोटल कार्बन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन।
अब हाइड्रोजन के पास एक पहले से था, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, तो इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के पास, तो हर एक हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हर एक हाइड्रोजन का हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही थी, तो ये एकल बंधी बना पाएगा। तो अगर हम बॉन्ड की तरह देखें, एक सेकेंड, अगर हम बॉन्ड की तरह देखें कार्बन डाई इसका मीथेन का बॉन्ड की तरह देखें, तो मैं इसका आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे बॉन्डिंग बनेगी। तो ये है कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनेगा, यहाँ से और यहाँ से। तो ये जो चार बंध बनते हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं CH4। इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और साझेदारी में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना है। ये पूछा जाता है कि आपका मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, तो आपको इस तरह से लिखना है कि भाई कार्बन के चारों को क्रॉस से दिखा दिया, हाइड्रोजन के डॉट से दिखा दिया, और इसके बाद हमने गोला बना दिया, बंद बना दिया। आपको आप तो बना ही लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम परिभाषा देखते हैं कि सहसंयोजी इतना पढ़ लिया तो उसकी परिभाषा क्या होती है। सहसंयोजी बंध की परिभाषा होती है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर युग, एक पेयर साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये प्रबल तो होता है, लेकिन अणुओं के भीतर प्रबल होता है, अणुओं में भीतर तो प्रबल होता है, लेकिन अंतराणुक बल जो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर दो मतलब जैसे CH4 और CH4 के बीच में अगर फोर्स देखें तो बहुत कम होता है, लेकिन CH4 के अंदर अगर फोर्स देखें तो ये बहुत अच्छे से, जैसे अगर ये बॉन्डिंग की बात करें तो ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर जो दो अणुओं के बीच में लगता है, CH4 और CH4 के बीच में जो बल लगता है, ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है। तो इनके गलनांक उतनांक भी कम होते हैं, भाई बल कमजोर है, इनको एक थप्पड़ मारोगे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये गलनांक उतनांक कम होते हैं, इनका बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती। हमने देखा ही है 300-400 के आसपास होते हैं, जबकि हमने देखा था आयनिक के कितने होते थे, 1000-2000 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक NCERT में थोड़ा सा गलत लिखा, भूल गए, मिसप्रिंट है, ठीक है। ये इनमें आवेशित कण नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं, भूल गए हैं ये लिखना। तो इन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए इनका आवेशित कण नहीं बनते। आवेशित कण क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, NaCl आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक है NaCl, NaCl को जैसे ही पानी में डालोगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ये आयनिक आवेशित कण बन गए। ये आवेशित कण, इससे फिर क्या होगा, विद्युत का चालन होगा, तो ये बनते ही नहीं है सहसंयोजक में, तो सहसंयोजक में क्या होता है, विद्युत का कुचालन होता है। अच्छा, ये जो जो ये लाइन है कि सहसंयोजी बंध अणुओं में भीतर तो प्रबल होता है, लेकिन बाहर जो होता है वो दुर्बल होता है, इसको मैंने यहाँ पे प्रयास किया है समझाने का, ये देख लीजिए आप इसको इसको अगर समझ जाएंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि परिवार में खुशहाली है, मतलब घर के अंदर तो खुशहाली है, घर के अंदर अणुओं में भीतर तो बंध प्रबल है, लेकिन पड़ोसी से ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है, पड़ोसी से है दुश्मनी, ठीक है, पड़ोसी से ज्यादा बनती नहीं है। तो पड़ोसी अगर अंतरा अणुक बल देखें, जैसे एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, तो इसके अंदर तो खुशहाली है, इसके भी अंदर खुशहाली है, लेकिन इन दोनों का अगर आपस में देखें तो दोनों की नहीं बनती, बातचीत नहीं होती, ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब कार्बन के अपर रूप हमने लास्ट चैप्टर में देखा ना, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, और अपर रूप को, तो अपर रूप को हमने डायमंड और ग्रेफाइट दो चीजें देखी थी। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये दोनों में कार्बन होता है, तो रासायनिक रूप से दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला होता है कार्बन, लेकिन कार्बन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जो परस्पर आबंधन का तरीका है, बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसीलिए इनके जो मतलब स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हीरा में क्या होता है, हीरा में प्रत्येक कार्बन का परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है, और इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D। तो हीरा में क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, देखो ये 2D में बना हुआ है, लेकिन ये ऐसे होता है कि एक ये है कार्बन, एक ये है कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये हो गया, एक दो तीन से बना लिया, और एक इसके ऊपर होगा, यहाँ पे इसके ऊपर होगा,
तो ये 3D जो बनता है, ये कार्बन इसके ऊपर है, तो ये त्रिविम संरचना बनती है। 3D, त्रिआयामी या त्रिविम बोलते हैं। 3D स्ट्रक्चर बनता है हीरा में, ठीक है। हीरा में याद क्या रखना है आपको, हर एक कार्बन परमाणु मतलब 4 अदर कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर एक कार्बन परमाणु 3 अदर, देखो इस कार्बन परमाणु को देखो अगर, तो 1, 2 और ये 3, हर एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये एक ही तल पे होते हैं, मतलब इसमें ऐसी लेयर होती है, देखो ये एक लेयर होगी, ऐसे प्लेट होती है दिन भर, ये एक प्लेट हो गया। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर होती है, ठीक है, षटकोणीय व्यू मिलता है, जो कि एक ही तल पर होता है। और ये तल जो होती है, लेयर एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसमें एकल द्विआबंधी होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन की संयोजकता तो पूरी करनी है ना, तो मान लो एक इधर हो गया कार्बन, ये ऐसे बनता है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो देखो ये संयोजकता कितनी हो गई, इस कार्बन वाले कार्बन की, 2 इधर और एक इधर, एक इधर, 4 संयोजकता हो गई, 4 पूरा करना। तो एक द्विबंध भी होता है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, आंसर है 3। फिर मैं पूछूंगा कि 3 ही संयोजकता होती है क्या कार्बन की, तो बोलोगे नहीं 4 होती है। तो फिर संयोजकता पूरी कैसे होती है, संयोजकता पूरी होती है एक डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है। तो और बाकी 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और डबल बॉन्ड से 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है, 4 संयोजकताएं पूरी हो गई। तो एक ये जो तल होते हैं, मैंने बताया लेयर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब हीरे और ग्रेफाइट के जो भौतिक गुण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन होते हैं। जैसे हीरा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी हम पदार्थ हम जानते हैं, सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछें तो क्या है, हीरा, सबसे कठोर, ठीक है। ऐसे ही एक बकमिंस्टर फुलरीन होता है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, बकमिंस्टर, ये फुटबॉलर के नाम पे है, एक बकमिंस्टर फुलरीन। इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको 12th में बताया जाएगा फिर से। कार्बन 60 होता है, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, अगर कोई पूछे बकमिंस्टर फुलरीन, तो आपको बस इतना याद दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कार्बन का अपर रूप, बस बात खत्म। और ये फुटबॉल जैसा होता है ये आपको, ये गेंद जैसा होता है, देखो फुटबॉल जैसा दिख रहा है ना, ये आपको फुटबॉल जैसा होता है, गेंद की जैसा इसकी संरचना है, ठीक है ये कार्बन का अपर रूप। अब मैंने बताया कि हीरा तो भाई बहुत ही ठोस होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना और फिसलन होता है, ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है। और अगर इसमें उच्च ताप और दाब पे देखें, शुद्ध कार्बन को अगर उच्च ताप और दाब, बहुत ही हाई प्रेशर और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे देखें, तो हीरा बनाया जा सकता है, हीरा को संश्लेषित किया जा सकता है। मतलब अगर कार्बन पे दाब और ताप बहुत बढ़ा दे तो हीरा बन जाएगा, लेकिन वो आकार में बहुत छोटा होगा, दिखेगा हीरा जैसा, सब कुछ हीरा जैसा होगा, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। अब फुलरीन जो मैंने बताया, कार्बन 60, ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, और ये फुटबॉल के रूप में होता है, बस इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रखा, मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ठीक है। इसमें कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इसको चाहिए साझा करने के लिए, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 6 मैंने यहाँ पे बना रखा है। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा कार्बन इधर, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 6 पहले से थे, 2 और आ गए, 8 हो गए, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे ही होगा, इसके भी 6 और 2 8 हो गए। कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, 4 पहले से थे, तो 4 और 4 8 हो गए। तो इस तरह से सबका भला हो जाएगा, ठीक है, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है ये यहाँ पे सहसंयोजक बंध में होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका भला हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सहसंयोजक बंध को, अब तो समझ में आ गया होगा सहसंयोजक बंध क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या, अब सल्फर का देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सल्फर का जो 8 परमाणु एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, और ये एक अंगूठी रूप में बनाते हैं, देखो यहाँ से अगर ये फिंगर यहाँ पे है, ये मान लो आपकी फिंगर है जैसे, तो ये आपको अंगूठी की तरह बने हुए दिखेंगे, ठीक है। 8 परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। अब इनकी संरचनाएं जो होती है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखो सल्फर में जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इधर सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऐसे साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। और ऐसे ये वाला जो करेगा, ये ऐसे साझा करेगा। ये ऐसे ही तो सब साझा करके इस तरह से बंध बनाते हैं, ये बंध। तो ये बंध जो बनता है वो अंगूठी के शेप का होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सल्फर में जो बंध होता है 8 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। 8 परमाणु की जो संरचना होती है सल्फर की, वो अंगूठी की तरह होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा से देखना। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब ये सर्वतोमुखी बहुत कठिन शब्द है, इसका इंग्लिश होता है वर्सटाइल नेचर। मतलब जैसे मान लो कि कोई, मैं एक्टर को बोल, आदमी, कोई लड़का है, उसको मैं बोलता हूँ कि ये वर्सटाइल नेचर का है, बहुत ही वर्सटाइल, मतलब प्रकृति का है। तो इसका मतलब कि ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से काम करता है। जैसे ये गाना भी गा लेता है, दौड़ भी लेता है, भाग भी लेता है, खेल कूद में भी अच्छा है। ठीक है, गुड लुकिंग है। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा है। ठीक है, विज्ञान भी आते हैं इसको, संस्कृत भी आती है। ये वर्सटाइल है, अलग अलग नेचर का है। इसको मतलब गिटार बजाना आता है, घूमना पसंद है। ये वर्सटाइल नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो कार्बन के भी ऐसे बहुत सारे नेचर होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कार्बन की क्या क्या प्रकृति होती है। और सहसंयोजी बंध बनाने में जो कार्बन की क्षमता होती है, कार्बन की बहुत बड़ी संख्या में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। कार्बन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके 2 फैक्टर हैं, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कार्बन इतना फेमस हुआ, जिसके लिए एक अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी पड़ी? वो 2 कारण में से पहला है, बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन की क्षमता, श्रृंखलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन जो श्रृंखला बनाने की क्षमता है, वो कार्बन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु से बंध बनाने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है, आपने ग्रेफाइट में देखा ही, हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट में देखा ही भाई, कार्बन 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 कार्बन, इतने बंध कार्बन से बना सकते हैं ऐसे कि कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, इधर से बना सकते हैं कार्बन कार्बन, इनकी श्रृंखला कार्बन 60 का मतलब ये 60 कार्बन एक दूसरे से मिले हुए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हजारों कार्बन की सीरीज पूरी बनती है। ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह में तो पूरी सीरीज ही बन जाती है कार्बन की। ठीक है, तो ये जो कार्बन से कार्बन का जो आपस में बंध बनाने की क्षमता है, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। एक श्रृंखला, एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, कैटेनेशन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। ये कार्बन में पाया जाता है, अदर कंपाउंड में नहीं पाया जाता। कार्बन की प्रकृति जो श्रृंखला या फिर वलय बनाने की, जो रिंग हम देखेंगे, कार्बन कार्बन परमाणु, ये भी एक तरह से वलय ही है। अगर इसको देखें तो ये भी देखें, ये वलय एक टाइप का ही है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक वलय ही बन रहा है। तो जो कार्बन की वलय या फिर श्रृंखला की प्रकृति है, वो कार्बन में बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक है। इसमें एकल, डबल, ट्रिपल सब बॉन्ड बनते हैं। जैसे आपको मैं ये याद नहीं रखना, एक उदाहरण बताता हूँ। ये है बेंजीन का उदाहरण। में जो कार्बन ये है, ये सब एक कार्बन है, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। हर एक पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, 4 संयुक्त है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, हर एक पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो C6H6 होता है। तो ये सब जो बंध बनाने की क्षमता है, ये कैटिनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण। ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिससे कार्बन को एक अलग कंपाउंड, एक अलग चैप्टर जिसपे मतलब बनाया गया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इस पे डिपेंडेंट है। अगर कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, या इसको संतृप्त यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, जहां भी डबल या फिर ट्रिपल में से कोई भी दिख जाए, तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त बहुत आसान है। संतृप्त मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, कहीं भी, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया कार्बन, तो जैसे ही डबल बॉन्ड दिखा तो ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। ठीक है, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन वगैरह
के साथ यौगिक बना लेते हैं, लेकिन इसमें सात या मतलब ये याद क्या रखना है, जो कार्बन का जो श्रृंखलन की क्षमता है वो उसके आगे सब फेल है। ठीक है, बहुत अधिक अपक्रिया कार्बन श्रृंखला भी बनाता है, अत्यधिक प्रबल होता है उनमें बंध, और ये बहुत स्थायी कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड है, डायमंड बहुत स्थायी कंपाउंड है, कार्बन से कार्बन के बीच में मिलकर इसे बना होता है बहुत सारे कंपाउंड। तो ये तो हो गया गुण पहला कैटिनेशन का। दूसरा एक बहुत गुण होता है अच्छा, जो कार्बन की संयोजकताएं होती हैं वो चार होती है। दूसरा गुण क्या है? टेट्रावैलेंसी, चार संयोजकता, चतु संयोजक बोलते हैं, चतु संयोजक। ठीक है, चार संयोजकताएं होती है, चतु संयोजक। चार संयोजकता मतलब कि कार्बन अन्य चार कार्बन से मिल जाता है, मिल सकता है, या फिर अन्य तत्वों के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मिल जाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, या आपको ओइक एसिड अभी आगे देखने को मिलेगा। तो ये कार्बन इस तरह से भी, ये H हाइड्रोजन मान लो, इस तरह से भी बंध बनाते हैं, लेकिन इनकी संयोजकताएं चार होती हैं। तो ये इनका मतलब बहुत ज्यादा क्षमता होती है आबंध बनाने की, चार क्षमता होगी ना, चार सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो इनके गुण भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग यौगिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अगर नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो अलग गुण बनाएगा, ठीक है, अलग गुण मतलब प्रस्तुत करेगा। और अगर कार्बन क्लोरीन के साथ मिल गया तो अलग गुण दिखाएगा। ठीक है, तो कार्बन का आकार भी छोटा होता है। ये आपको बस याद रखने की जरूरत है कि कार्बन का आकार भी छोटा होता है। परमाणु क्रमांक 6 ही है, आकार तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो छोटे आकार होने के कारण, जैसे छोटा बच्चा है ना, सबको प्यारा होता है। ठीक है, सबके साथ चला जाता है सेट, मतलब छोटा बच्चा पापा के साथ भी चला जाएगा, मम्मी के साथ, बुआ के साथ, फूफा के साथ, सबके साथ चला जाएगा। बहुत ही छोटा प्यारा सा बच्चा है। ठीक है, कार्बन भी सबके साथ कंपाउंड बनाने का बढ़िया भरपूर मतलब उसमें क्षमता होती है। छोटा आकार है, किसी के साथ भी सेट हो जाए। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टी हमने देखा, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी की, ये दोनों प्रॉपर्टी कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्हीं की वजह से कार्बन इतना फेमस हो गया। तो ये छोटा परिवार और बड़ा परिवार की बातें अगर हम करें, तो छोटे परिवार में देखो सबकी मतलब सबको देख रेख होती है। छोटे परिवार में सबकी सुनी जाती है। मान लो एक परिवार में 60 मेंबर है, 60 लोगों की फैमिली है, तो 60 लोगों की फैमिली है, उसमें दो चार तो हमेशा किसी कोई ध्यान ही नहीं देगा कि भाई खाना खाया नहीं खाया। छोटे परिवार में मम्मी बोलेंगी हाँ खाना खाया, 2 बार पूछेंगी। तो बड़ा परिवार में बंद इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन छोटे परिवार में जो होता है बहुत ही मजबूती से पकड़े रखते हैं, बहुत मजबूती से बंद होता है। रोज सुबह शाम पूछते हैं भाई खाना खाया या नहीं खाया। ठीक है, तो कार्बन का मैंने बताया आपको, चतु संयोजक और श्रृंखलन, ये दो जो गुण होते हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनानी एक अलग बनानी पड़ती है कार्बन को स्टडी करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब शुरू में जब किसी को नहीं पता था कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में, तब ये माना जाता था कि कार्बन भैया केवल सजीवों से मिलते हैं। ठीक है, कोई भी सजीव होगा उसी से कार्बन मिलेगा, निर्जीव से नहीं बना सकते कार्बन। इसीलिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है सजीव टाइप का कुछ। ठीक, तो ऑर्गेनिक नाम ही तभी पड़ा कि ये सजीव टाइप का कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन एक फेमस साइंटिस्ट थे, होलर, 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 फ्रेडरिक होलर। तो फ्रेडरिक होलर थे, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया और उससे यूरिया बना दिया। अब यूरिया जो है वो कार्बनिक कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। अमोनियम साइनेट ये है इनऑर्गेनिक यौगिक। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जो यूरिया बना दिया, तो भाई हड़कंप मच गया। वो सब लोग बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो हम तो मानते थे कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, हम तो मानते थे कि भाई सिर्फ यूरिया, मतलब गंगाधर और शक्तिमान अलग अलग हैं, लेकिन इसने बोल दिया कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब बहुत ही अचंभा हुआ। लोगों ने बोला कि यार फिर तो सजीवों से भी बनता है ये हम मानते थे, लेकिन अब निर्जीव से भी बन सकता है, अमोनियम साइनेट से भी बन गया कार्बन। ठीक है, तो वो जो भ्रम था वो टूट गया। तो बस इतना ही बताया गया इस। अब हम पढ़ते हैं संतृप्त और असंतृप्त। जो अभी हमने देखा ना, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं एथेन का।
अब एथेन जो नामांकन अभी हम आगे देखेंगे कि एथेन इसका नाम क्यों पड़ा। अभी आप ये समझ लीजिए कि एथेन एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H6, C2H6, ठीक है, एथेन इसका नाम है। C2 का मतलब दो कार्बन लीजिए, C2 हो गया। अब दो कार्बन में 6 हाइड्रोजन है तो एक पे कितना आया, दो कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है तो एक पे कितना आया, 3। कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए और इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। और अब देखिए कि क्या संयोजकता पूरी हो गई है। तो हाइड्रोजन की तो औकात ही थी एक बंद बनाने की, तो वो बना लिया भाई, खुश हो गया। कार्बन की औकात थी 4 बंद बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पे 4 बंद बन गए और यहाँ पे भी 4 बंद बन गए, तो ये एक कंपाउंड होगा C2H6, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एथेन, इथेन, इथेन बोलते हैं, ठीक है। ये एन क्यों लगाते हैं, ईथ का मतलब क्या होता है, ईथ मतलब दो कार्बन, ये सब आगे देखेंगे, धीरे 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 आराम से पढ़िए, ठीक है। एथेन की बिंदु संरचना भी यहाँ पे देख लेते हैं। एथेन में अब देखो कार्बन का क्या होता है, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे बनाता हूँ, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा, ठीक है। इस वाले कार्बन में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने बोला भाई मुझे दो, मैं निकलूँ, 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं निकलता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। कार्बन बोलेगा रुको रुको भैया, मेरा भी तो पूरा होने दो, ठीक है। तो ये वाला कार्बन बोलेगा कि भाई 8, 4 तो मेरे पास है, क्रॉस से लिखा हुआ है चारों, ठीक है, 4 और दे दे। तो ये हाइड्रोजन जैसी बंद बनाया, बोला कि भाई लेन देन प्रॉपर होगी, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन दोगे। और इस वाले कार्बन को बोला कि भैया एक कम पड़ रहा है, तुम दे दो। तो इस वाले कार्बन का तो अष्टक पूरा हो गया। ये वाला कार्बन बोला कि भैया एक मैं दिया हूं तो एक तुम भी दो, हाइड्रोजन से मैंने ले ही रखा, हाइड्रोजन को पकड़ रखा है मैंने, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इस वाले कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ये हो गया इथेन कंपाउंड, समझ में आ गया, ठीक है। ये इथेन कंपाउंड बन गया। अब प्रोपेन देखते हैं। प्रोपेन नाम कैसे पड़ा, इसमें आगे नामांकन में देखेंगे, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे जब आगे मैं बताऊं तो। 3 अगर कार्बन दिख जाए तो उसका नाम होता है प्रोप, और अगर सब में सिंगल बॉन्डिंग ही हो, एकल बंध ही हो, तो उसको बोलते हैं एन। तो प्रोप प्लस एन का हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन का होता है C3H8, 3 कार्बन बना लो पहले, 3 कार्बन बना लिया। आप इसमें एकल बंध बना दो दोनों कार्बन के बीच में, और बचे हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तो इस पे लगा दो, 3 हाइड्रोजन लेफ्ट में इधर लगा दो, और 2 हाइड्रोजन बीच में लगा दो, तो 3 हाइड्रोजन इधर, दो इधर, 5 और 3, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो C3H8 हो गया, ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे संतृप्त यौगिक, और ये यौगिक हमें मतलब बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, याद कर रखना संतृप्त में, क्योंकि भाई संतृप्त है, मतलब सैचुरेटेड है, तो ये अभिक्रियाशील कम होते हैं। डबल बॉन्ड होते हैं, वो बोलेगा कि भाई डबल बॉन्ड एक तोड़ दो और किसी और के साथ दोस्ती कर लो, जैसे कि ये ये डबल बॉन्ड इसमें तो होता है C2H4, इसको बोलते हैं एथीन, एथीन, ठीक है, एथीन बोलते हैं। ईन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ईन लगा देते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एन लगाते थे ना, एन, इसमें ईन लगाते हैं। एथेन को इथीन हो गया, एथीन। कैसे हुआ आप देखते हैं, इसमें देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन बना दिया मैंने, एक इधर एक इधर, बोला 4 हाइड्रोजन है भैया, 2 कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है, तो एक पे कितना आएगा, दो, तो 2 हाइड्रोजन बना दिया, एक इधर एक इधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन बना दिया, और दोनों से बंद बना दिया, तो कार्बन का 3 बंद हो चुके हैं। अब चौथा बंद हाइड्रोजन कोई बचा ही नहीं है, तो क्या करेगा, कार्बन बोलेगा कि भैया आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी, कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं हमें बचा। तो ये हो गया यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड दिख गया तो अब कार्बन कितने हैं, एक, दो, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ,
और एक ये डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, आगे नामांकन देखेंगे, अभी बस हल्का हल्का धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने दो। ठीक है, ऐसे ही है C2H2, ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो C2H2 लिखते हैं, C2H2, अभी माइनस को सही कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं एथाइन। अब आप देख ही रखे होंगे कि दो कार्बन थे तो हमने कभी तो एथेन बोल दिया, ठीक है, कभी बोल दिया एथीन, और अब बोल रहे हैं एथाइन। तो ई एन इन आइन इसका क्या मतलब है? एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है सारे, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब एथाइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखते हैं कैसे। एथाइन में क्या करते हैं, एक तो हो गया कार्बन और एक हो गया कार्बन, दो कार्बन थे। अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन दो ही है तो एक तो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन बोलेगा कि भाई मेरी तो संयोजकता पूरी नहीं हुई, मेरी तो चार है। तो बोलेगा कि एक बंध और बना लो भाई। ये बोलेगा अभी भी मेरी पूरी नहीं हुई, अभी तो तीन ही है। तो बोलेगा एक और बना लो, चलो बस। अधिकतम तीन ही बंध बनते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल तीन बंद हो सकते हैं। तो ये हो गया एथाइन कंपाउंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं C2H2 एथाइन। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बंध बन जाए उनको असंतृप्त, यहाँ पे देखो ये फिर एक गलती कर रखा है एनसीईआरटी, यहाँ पे असंतृप्त नहीं लिख रखा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, और ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि बोलेगा भाई ट्रिपल बॉन्ड है, ये बोलेगा कि मैं तो कभी भी तोड़ के हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये तो से तोड़ना जोड़ना आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि तोड़ना जोड़ने का क्या मतलब। इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, एक ये बंध टूटेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का बंध टूटेगा तो क्या करेगा कि ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ बंध बना लेगा, ये वाला कार्बन है वो इसके साथ बंध बना लेगा। तो जो अब बंध होगा, दो बॉन्ड बचे हैं, और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो ये था एथाइन, एथाइन था, और ये बन गया एथेन, एथीन। ठीक है, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा तो वो एथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बॉन्ड तोड़ना ओड़ना सब 11th में पढ़ाया जाएगा, ज्यादा पढ़ लेंगे अभी तो ऊपर से निकलने लगेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग। अब कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो संतृप्त यौगिक हैं उनका हम देखते हैं सूत्र क्या होता है। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने मीथेन देखा, मीथेन में क्या होता है CH4, इनमें सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, C और H चार लगा दो। एथेन का हमने संरचना देखा ही C2H6, दो कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगा देते हैं। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और इसमें पेंटेन, ये सब आप देख लेना, और हेक्सेन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ नाम लिखते कैसे, थोड़ा सा इसके बाद अभी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी देख लेते। एक कार्बन हो तो उसको लिखते हैं मेथ, दो पे एथ, तीन पे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, ब्यूट मतलब चार, प्रोप मतलब तीन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसे रट लीजिए, मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स, मेथ हेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब जब कार्बन गिने, अगर एक कार्बन आ गया तो लिखेंगे मेथ, दो कार्बन आ गया तो एथ, तीन पे आ गया प्रोप, चार पे आ गया ब्यूट, पांच पे आ गया पेंट, छह पे आ गया तो हेक्स। इससे आगे आपको सेप्ट, ऑक्ट ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस छह कार्बन आप याद रखें। छह कार्बन तक का कंपाउंड का आप नाम जानते हैं। अब एन कब लगाना है, सब में देखो एन है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन पे देखो सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें लगेगा ANE आखिरी में। अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें लगेगा ENE। एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें लगेगा YNE। ये तीन चीजें और याद रखो, आगे फिर से बताऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन मतलब कि जैसे
हाइड्रोजन लगाना छोड़ दो अगर, तो इसको सिर्फ सिर्फ कार्बन कार्बन कर दो तो इसको स्केलेटन बोलते हैं। हाइड्रोजन इस नहीं लगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है, लेकिन अगर स्केलेटन बनाते हैं तो बोलते हैं हाइड्रोजन यार कोई भी लगा लेगा, पता है कि भाई कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन लगा ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला, क्योंकि कार्बन 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 चार है तो इसको सीधी श्रृंखला बोल दिए। अभी इसमें देखो, इसमें भी चार ही कार्बन है, लेकिन ये शाखित है, ब्रांच हो गए, देखो कार्बन 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 और एक यहाँ से कार्बन आ गया, तो ये ब्रांच हो, चार ही कार्बन है, यहाँ भी चार ही कार्बन है, चारों का सिंगल नेम है, सिंगल बंध है, यहाँ पे भी चारों सिंगल बंध है, लेकिन ये हो गया सीधी श्रृंखला, ये हो गया शाखित। अब देखो ये हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन सब में लगा दिया सीधी और शाखित। अब इनको अगर मान लो कि समान आणविक सूत्र हो, जैसे समान आणविक सूत्र जैसे C4H10 है, देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, दोनों का अणु सूत्र कितना है, C4H10 दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है भाई, ये सीधी श्रृंखला है और ये ब्रांच वाली हो गई। तो अगर संरचना डिफरेंट हो तो ये संरचनात्मक समावयन, समावयन पता नहीं हिंदी में आप याद रख लेना, संरचना समावयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर मतलब समावयन, ठीक है, सेम। और ये स्ट्रक्चरल होता है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन अणुसूत्र क्या है, सेम। ठीक है, संरचना सूत्र क्या है, सेम, लेकिन संरचनाएं डिफरेंट है, देखो ये और ये संरचनाएं डिफरेंट है, ये सीधी श्रृंखला है, वो शाखित श्रृंखला। अब कुछ कार्बन वलय भी बनाते हैं, हमने सीधी और शाखित श्रृंखला देख लिया, वलय भी देख लेते हैं। वलय मतलब रिंग, ये रिंग बनाते हैं, देखो यहाँ से चलो ऐसे ऐसे घूम के एक ही पॉइंट पे आ जाओगे तो ये रिंग हो गया। जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, अच्छा रिंग में साइकिल, साइकिल मतलब होता है, साइकिल क्या होता है, साइकिल मतलब एक चक्का ऐसे गोल गोल होता है ना, तो इनको साइक्लो साइक्लो बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। छह कार्बन थे तो हेक्स मैंने बोला तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इनका सूत्र था C6H12 साइक्लोहेक्सेन। आपको सूत्र याद रखने की जरूरत है कि नहीं है, आप ये देखेंगे बाद में याद आ जाएगा अपने आप। साइक्लो, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको समझिए, कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, साइकिल अगर है तो वलय है तो हेक्सेन लगाएंगे, मतलब साइक्लो लगाएंगे, ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने देखा क्या होता है, और अगर संरचना सूत्र समान हो और उसका जो संरचना है वो अलग अलग हो, जैसे एक शाखित है एक सीधी श्रृंखला है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बेंजीन का लिख रखा है, बेंजीन मतलब C6, बेंजीन का ये होता है। बेंजीन में देखो मैंने आपको ये भी बताया था अभी 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 जस्ट कुछ देर पहले, कि ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन को, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो मैंने अभी सर्कल कर ये कर रहा हूँ ना, ये कॉर्नर होते हैं, ये सारे कार्बन होते हैं, और मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं सब में, ये मान के चलते हैं, ठीक है। बेंजीन बनाने से हर बार हाइड्रोजन क्या बनाना है जब पता ही हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बेंजीन, C6H6, याद रखना है बेंजीन का सूत्र C6H6। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इतना सी, तुम सारे याद रखने हैं, जो भी बोलते हो याद रखना याद रखना। हाँ केमिस्ट्री है, काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन आप समझते हुए चलिए ना। बेंजीन का सूत्र तो अब इसमें कोई आपको बेचारा ही नहीं है, बस A+B का होल स्क्वायर भी तो मैथ में याद ही रखते हो ना। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने याद नहीं रखूंगा, तो भाई सवाल ही नहीं हल होंगे ना। इस थोड़ा सा याद रखने की, ये सितम नहीं है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है आपका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखिए, और इसके बाद दो तीन बार पढ़ेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप इसको बुक को पढ़ेंगे, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से बुक को पढ़िए, समझिए चीजों को, ठीक है। समझ में आ जाएगा। इसके जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी चीजें जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको पता है बैकग्राउंड में, सिर्फ आप शब्दों में खेलेंगे, ठीक है। शब्द इसको पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होता है, परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे कि एक परिभाषा यहाँ भी है, अगर केवल हाइड्रोजन और कार्बन दिख जाए आपको, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही हो तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर संतृप्त हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। मैंने आपको बोला सिंगल में एन, डबल में इन, ट्रिपल में आइन।
ठीक है। अगला है मुझसे दोस्ती करोगे। देखते हैं भाई, करने लायक होगा तो करेंगे। ठीक है, मुझसे दोस्ती करोगे, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, मुझसे दोस्ती करोगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कार्बन एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण तत्व है, मतलब बहुत ही दोस्ती बना लेता है। मैंने बताया था ना, क्यूट चाइल्ड, कार्बन इज क्यूट चाइल्ड, इसको ऐसे याद रखो। कार्बन इज वेरी क्यूट चाइल्ड। ठीक है, सबसे चाइल्ड क्यों बोला मैंने कि छोटा आकार होता है। क्यूट क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे दोस्ती कर लेता है, सबसे फ्रेंडली कर लेता है। मामा के पास भी चला जाएगा, मामी, बुआ, फूफा, मासी, मासा। ठीक है, और दादी, दादा, ठीक है, बड़े पापा, छोटे पापा, चाची, चाचा, सबके पास चला जाएगा, सबके साथ दोस्ती कर लेगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ ये बहुत अच्छे से कंपाउंड बना लेगा। हाइड्रोजन श्रृंखला में ये तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से, अच्छा, कार्बन की संयोजकताएं पूरी हो, इसके लिए ये हाइड्रोजन से बंध बना लेता है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर मान लो कि नाइट्रोजन है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन कुछ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और खुद शामिल हो जाता है उसमें, संरचना में। तो जब हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई अलग से परमाणु आ जाए, तो उस तत्व को विषम परमाणु बोलते हैं। मतलब उस परमाणु को क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और ये परमाणु प्रकार्यात्मक ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अभी जस्ट अभी देखेंगे तुरंत तुरंत। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह इसको प्रकार्यात्मक समूह इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये टेबल में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये विषम परमाणु है। हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन के अलावा जो भी होता है विषम परमाणु होता है। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों के अलावा हाइड्रोजन को हटाते जाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन या अलग अलग चीजें जोड़ते जाएं, तो इसको बोलते हैं विषम परमाणु। अब इनको बोलते हैं हाइलोजेंस। इनको क्या बोलते हैं, हाइलोजेंस। तो हाइलोजन में लिखते हैं हेलो, हेलो। ठीक है, हेलो, हेलो लिखते हैं। हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, ये सब आता है। ठीक है, तो क्लोरो, ब्रोमो ये इंपॉर्टेंट है हेलो में, हेलोजन में, इनमें लगाते हैं हेलो। ठीक है, ये देखो ये बॉन्डिंग दे रखा है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये होता है प्रत्यारात्मक ग्रुप। प्रत्यारात्मक ग्रुप को ऐसे लिखते हैं कि भाई, इस तरह लिखते हैं कि क्लोरीन है, एक बंध बना सकता है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ जाएगा, अपना घर मतलब बना लेगा। ठीक है, विस्थापन हमने पढ़ा ही है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज भी किया। विस्थापन क्या होता है, घर से बाहर निकालना। प्राइम मिनिस्टर आए तो चीफ मिनिस्टर को विस्थापित करेगा, चीफ मिनिस्टर आए तो ग्राम प्रधान को विस्थापित करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब होता है, ऑक्सीजन में देखो एल्कोहल को लिखते हैं OH से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ OH। एल्डिहाइड को लिखते हैं CHO, बोलते हैं इसको CHO। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, कार्बन, एक हाइड्रोजन और दो यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो इनका देखो 4 संयोजकता में से 3 तो पूरी है, एक और बंध बना लेता है। तो एक यहाँ पे देखो, ये मीथेन है। मीथेन में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बंध टूट के इस हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। तो क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, देखो कार्बन में हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 3 हाइड्रोजन, चौथा आ जाएगा क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं CH3, CHCl3 नहीं, CH3Cl, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला देख के, वैसे अभी जस्ट आपने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देख लेना। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन को यहाँ पे बंध तोड़ता जाते हैं और अलग अलग ग्रुप जुड़ते जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, CHO हो गया, ये कीटोन हो गया। ठीक है, कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ ये C डबल वो है, इधर भी एक सीरीज जुड़ जाएगा, इधर भी एक सीरीज जुड़ जाएगा। इसको सिर्फ आप याद, ये याद रखो कि कीटोन में क्या होता है, CO होता है। फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रखना है। ठीक है, नाम और उसका स्ट्रक्चर, कैसे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, ये मैं आपको जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा, ये आप देखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। कीटोन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोब्रोमो बनाता है। ठीक है, एल्कोहल में OH जुड़ता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, कीटोन में CO जुड़ता है, CO, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे लगता है। तो अगला हम पढ़ते हैं सम जातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज।
समजातीय श्रेणी। समजातीय जैसे नाम ही पता है कि एक ही जात के होने चाहिए, तो एक ही जात के क्या होने चाहिए इसमें। अगर हम इस चीज को याद रखना है कि इसमें जो होता है ये CH2 का अंतर होता है। कैसे होता है आके देखेंगे कि जब कोई प्रत्यारात्मक, जैसे मैं मीथेन लेता हूँ, मीथेन क्या है CH4, इथेन क्या है C2H6। C2H6 को अगर देखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2, CH3CH3, CH3CH3। तो अगर इसमें डिफरेंस देखें तो CH2 का डिफरेंस, ठीक है। अगर हम और ऐसे आगे देखें C3H8, जो ये मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, एल्केन जो होते हैं सारे, एल्केन, तो इनमें CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऐसे ही CH2 बढ़ाता गया। तो इन सबको अगर देखो फंक्शनल ग्रुप समान हो, फंक्शनल ग्रुप अगर, फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा ना, ये अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अगर समान हो और CH2 का डिफरेंस हो, सिर्फ दो में CH2 का डिफरेंस हो, तो इनको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जात समान होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी जात का हो वो समान होना चाहिए, समजातीय श्रेणी। तो याद क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहना चाहिए तीनों में, ऐसा नहीं कि कीटोन और अल्कोहल को मिक्स कर दो। और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो एल्केन की समजातीय श्रेणी हमने देख ही ली, ठीक है, ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब एल्कीन की भी ऐसे समजातीय श्रेणी होती है, ठीक है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस होता है। ये मैं तो बोलूंगा कि आप मत याद रखिए, ठीक है, इसको अगर याद मत रखिए, ध्यान रखिए कि एक ऐसा सूत्र होता है, ये होता है एल्केन का सूत्र। जैसे आपको पता करना है कि एक संरचना दी है, मान लो C5H10, आपको ये पता करना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप इस सूत्र में देखिए, कार्बन, जितने कार्बन हो N बराबर उतने कार्बन रख दीजिए, N बराबर 5 रख दीजिए। अब देखिए कि 5 को 2 से गुणा करिए, यहाँ पे 2N है ना, तो 5 दूनी 10, तो 10 अगर यहाँ पे है, हाइड्रोजन 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले सूत्र में फिट बैठता है, तो ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन है और 5 कार्बन है तो पेंटीन नाम हो जाएगा इसका। ऐसे ही ये है, ये है, इसको एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन। तो ये अगर सूत्र आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये 11th 12th में आपको फिर से बताया जाएगा, याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एल्केनों का जो सूत्र होता है, यहाँ पे मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों बता दिया सूत्र। अब समजातीय श्रेणी में देखो CH2 का डिफरेंस होता है। अब CH2 क्या है, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 तो 14। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है 14 से बढ़ता रहता है, 14 द्रव्यमान बढ़ता रहता है, तो इससे जो भौतिक गुण है इनमें क्रम से बढ़ता, क्रमता मतलब क्रमबद्धता दिख रही है, यदि क्रम से बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे CH2 बढ़ता गया तो इनके गलनांक, क्वथनांक इसके साथ सब बढ़ते रहते, ठीक है। इनकी विलेयता भी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती है, ठीक है। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। और क्योंकि सब में जो यहाँ पे ये दे रखा है कि प्रकार्यात्मक ग्रुप मतलब फंक्शनल, प्रकार्यात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है वो समान है, तो इसके लिए रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं भौतिक गुण, समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में भौतिक गुण बदलते रहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान बदल रहा है, CH2 जुड़ जा रहा है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप समान रहते हैं, तो रासायनिक गुण समान रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो समान रहते हैं तो इसलिए रासायनिक गुण समान रहेंगे, लेकिन भौतिक गुण बदलते रहेंगे क्योंकि द्रव्यमान बदल रहा है। ये दो चीज आप याद रखेंगे, ठीक। अब देखो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे ये मैंने दे रखा है, ये सारे द्रव्यमान जो इसमें CH2 का डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस होते ही ये इनके रासायनिक गुण समान रहेंगे, इसको समझाते हैं श्रेणी गुण। अगला नॉमेनक्लेचर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ तो समझ में नहीं आएगा चीजें, तो अच्छा है कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क है कि इस वीडियो को 2 बार, कम से कम 2 बार देखिए, समय निकाल के। अब एक आज देख लीजिए, एक कल देख लीजिए, 2 बार कम से कम देखिए।
और उसके बाद किताब पढ़िए। फिर अगला जो इसका पार्ट है ना, ये जो नाम पद्धति और ये सब, ये उसके बाद देखना। पहले यहाँ तक किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी।